नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत का नक्शा बदला बल्कि पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1915 से 1947 तक के उस 32 साल के लंबे और असरदार सफर की, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसके पास उस वक्त की सबसे आधुनिक सेना और हथियार थे, और दूसरी तरफ एक निहत्था इंसान और एक पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कैसे बिना एक भी गोली चलाए इतने बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। यही इस युग का सबसे बड़ा और दिलचस्प विरोधाभास है। इस पूरी टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भारत में गांधी जी का आगमन। दूसरा, शुरुआती आंदोलन और जलियांवाला बाग। तीसरा, असहयोग से सविनय अवज्ञा तक का सफर। चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ादी। और पांचवां, उनकी विचारधारा और उसका हमेशा रहने वाला प्रभाव। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, भारत में गांधी जी का आगमन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असली कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो दक्षिण अफ्रीका से खाली हाथ नहीं लौटे थे। वहां 21 सालों तक रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने विरोध का एक बिल्कुल नया टूलकिट तैयार किया था। इसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए डटे रहना। भारत आकर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में इसी सत्याग्रह को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और इस हथियार का असर भी बहुत जल्दी दिखने लगा। शुरुआत में ही उन्हें स्थानीय स्तर पर कई बड़ी कामयाबियां मिली। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले शोषित किसानों के लिए आवाज उठाई। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में सूखे से परेशान किसानों को टैक्स से राहत दिलाई, और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के वेतन के लिए लड़े। इन सफलताओं ने रातों रात साबित कर दिया कि उनका ये तरीका वाकई काम करता है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, प्रारंभिक आंदोलन और जलियांवाला बाग। ये वो समय था जब ये स्थानीय रणनीतियां सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी हुकूमत से टकराने वाली थीं। साल था 1919 और अंग्रेजों ने एक बेहद क्रूर कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। इस कानून ने अंग्रेजों को यह ताकत दे दी कि वो बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। ये तो सीधे सीधे लोगों की आज़ादी छीनने वाली बात थी। इसके जवाब में गांधी जी ने अपना दायरा बढ़ाया और पूरे देश में हड़ताल का आह्वान कर दिया। इसी भारी विरोध के बीच 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से एक सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस भयंकर त्रासदी में सैकड़ों मासूमों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और गति को पूरी तरह से बदल दिया। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतने भयानक और क्रूर हत्याकांड के बाद जब पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ रही हो, तो कोई राष्ट्र बिना हथियार उठाए कैसे जवाब दे सकता है? यहीं पर गांधी जी की असली रणनीतिक समझ सामने आती है। उन्होंने देश के इस उबलते हुए गुस्से को हिंसा में नहीं भड़कने दिया, बल्कि उसे एक बड़े, एकजुट अहिंसक आंदोलन में मोड़ दिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चरण, असहयोग से सविनय अवज्ञा तक का सफर। 1920 का असहयोग आंदोलन ब्रिटिश हिंसा के खिलाफ आम जनता का सबसे बड़ा जवाब था। रणनीति बहुत सीधी थी, अंग्रेजी प्रशासन को पंगु बना देना। लोगों ने बस अपना सहयोग देना बंद कर दिया। सरकारी स्कूल खाली हो गए, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, विदेशी कपड़ों और अदालतों का बहिष्कार हुआ, और हर तरफ खादी तथा स्वदेशी को अपनाया जाने लगा। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही ठोस कदम था। लेकिन फिर 1922 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आंदोलन को अचानक रोक दिया। चौरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब यहां गांधी जी का अहिंसा के प्रति जो दृढ़ विश्वास था, वो साफ दिखाई देता है। जैसे ही आंदोलन में हिंसा की मिलावट हुई, उन्होंने बिना पलक झपकाए उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। उनके लिए लक्ष्य जितना जरूरी था, उस तक पहुंचने का तरीका भी उतना ही पवित्र होना चाहिए था। इसके बाद कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। 1927 में अंग्रेजों ने भारत के लिए साइमन कमीशन भेजा।
पर हैरानी की बात ये थी कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में बस एक ही आवाज गूंजी, साइमन गो बैक। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना ने देश को और एकजुट किया और भारतीय नेताओं ने मिलकर अपनी नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 390 किलोमीटर, जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के विशाल भौतिक पैमाने का प्रमाण है। अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक ये बेहद थका देने वाली पदयात्रा की। मीलों पैदल चलकर वे समुद्र तट पर पहुंचे और सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। इस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के संघर्ष की तरफ खींच लिया। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, भारत छोड़ो और स्वतंत्रता की ओर। ये इस पूरी टाइमलाइन का सबसे नाटकीय अध्याय है। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था और अंग्रेजों ने भारतीयों की मर्जी के बिना ही उन्हें युद्ध में धकेल दिया था। माहौल में जबरदस्त तनाव था। इसी बीच 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी, करो या मरो। ये एक साफ संकेत था कि आज़ादी की अंतिम लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस आंदोलन के बाद तो जैसे घटनाएं बहुत तेजी से घटी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन फिर भी लगातार विरोध प्रदर्शन चलते रहे। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। लेकिन ये जीत अपने साथ देश के बंटवारे का गहरा दर्द भी लेकर आई। और फिर 1948 में नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या ने पूरे राष्ट्र को गहरे शोक में डुबो दिया। एक युग का बहुत ही दुखद अंत हुआ। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, विचारधारा और अमर प्रभाव। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन से थोड़ा पीछे हटकर आइए उस मूल दर्शन को समझते हैं जिसने इस पूरे 32 साल के युग को संचालित किया। गांधी जी के पूरे दर्शन का केंद्र था अहिंसा। लेकिन ध्यान रहे, उनके लिए अहिंसा का मतलब कोई कमजोरी या कायरता बिल्कुल नहीं था। उनका साफ मानना था कि जब अहिंसा को सत्य के साथ मिला दिया जाता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उन्होंने चरखा चलाने जैसे बेहद आम से काम को भी आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध का एक अजेय प्रतीक बना दिया था। अगर हम उनके प्रभाव को देखें तो ये दो तरफा था। एक तरफ राजनीतिक प्रभाव था जिसने हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई, लेकिन दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पहलू था उनका सामाजिक प्रभाव। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को एक मंच पर लाया। समाज में गहराई तक फैली छुआछूत और जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया। यानी ये सिर्फ एक बाहरी ताकत को भगाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने ही समाज को अंदर से सुधारने की भी लड़ाई थी। और ये विरासत सिर्फ भारत की सीमाओं तक सिमट कर नहीं रह गई। सत्य और अहिंसा के इस तरीके ने पूरी दुनिया में एक नई लहर पैदा कर दी। इसी विचारधारा ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रेरणा दी और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का मार्गदर्शन किया। दुनिया भर में उत्पीड़न से लड़ने वाले भविष्य के नेताओं के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस दौर में जहां हम दुनिया भर में तनाव और संघर्ष देखते हैं, क्या सत्य और अहिंसा के ये ऐतिहासिक सिद्धांत आधुनिक वैश्विक संघर्षों को सुलझाने का सबसे कारगर हथियार बन सकते हैं? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे आसानी से भुला दिया जाए, बल्कि ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारे साथ इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।